हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रोफेसर जेबी से के बाजार के नियम का डिस्कस करेंगे। तो फ्रांस के अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेबी से क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी के एक महत्वपूर्ण पार्ट हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो प्रोफेसर जेबी ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाजार के नियम की एक बड़े ब्रॉड रूप में व्याख्या की और उसी को जेबीसे के बाजार के नियम से जाना गया। जेबीसे के बाजार के नियम से जाना गया जेबीसेज लॉ ऑफ मार्केट। जेबीसे के बाजार का नियम अर्थात जेबीसे के अनुसार इकोनॉमी के अंदर कभी भी जनरल ओवर प्रोडक्शन या कहें कि सामान्य अति उत्पादन, इसको बोलेंगे हम जनरल ओवर प्रोडक्शन, और दूसरा जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कभी भी नहीं आती है। अर्थात सामान्य अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी की स्थिति अर्थव्यवस्था में कभी नहीं आती है। अगर आती भी है तो दीर्घ काल में स्थिति सामान्य हो जाती है। इस प्रकार का मानना था प्रोफेसर जेबीसे का। तो जेबीसे ने बताया कि इकोनॉमी में कभी भी अति उत्पादन की स्थिति नहीं आती है, क्योंकि जितना भी उत्पादन हुआ, जितना भी प्रोडक्शन होता है, तो उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में जो साधन काम में लगते हैं, ठीक उस उत्पादन के कॉस्ट के बराबर उन साधनों की आय भी जनरेट हो जाती है और वो फिर इस आय का जो उपभोग है वो इस उत्पादन को खरीदने में लगाते हैं। अर्थात इस प्रकार के उत्पादन की खपत हो जाती है। और इसी अर्थ में प्रोफेसर जेबीसे ने कहा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। इस प्रकार की थ्योरी थी प्रोफेसर जेबीसे की। और प्रोफेसर जेबीसे के अनुसार किसी भी वस्तु को उत्पादित करने की प्रक्रिया में चूंकि उस उत्पादन के बराबर या यूं कहें कि वस्तुओं के मूल्य के बराबर साधनों की आय भी जनरेट होती है और इस आय का उपयोग वस्तुओं को क्रय करने में लगाया जाता है। इस प्रकार की मान्यता थी प्रोफेसर से की। तो वस्तुओं को क्रय करने में लगाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जितना उत्पादन हुआ है, अर्थात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान या उत्पादन होते ही क्रय शक्ति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। ऐसे कहिए इस चीज को, जैसे ही उत्पादन हुआ तो क्रय शक्ति अपने आप जनरेट हो गई, अपने आप उत्पन्न हो गई। इस प्रकार का मानना था प्रोफेसर जेबीसे का। इसलिए प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में हम लोग कहें कि प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया में क्रय शक्ति खुद ही उत्पन्न हो जाती है। और इसको हम लोग एक चार्ट बना करके बता सकता हूं आपको। इसको एक चार्ट के द्वारा हम देखें, इस चीज को हमें चार्ट बना के देखें कि किस प्रकार से सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड की थ्योरी काम करती है, कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इसको हम लोग चार्ट बना के दिखाएं। माना कि वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, इकोनॉमी के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और माना कि उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए के बराबर उत्पादन होता है, ये हम लोग मानते हैं। तो 2 लाख रुपए के बराबर उत्पादन होता है। तो 2 लाख रुपए का जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन वस्तुओं सेवाओं को उत्पादित करने में हम जानते हैं कि कुछ साधन काम में आते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं साधन कौन कौन से हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, ये सभी साधन मिलकर के और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो इन वस्तुओं का उत्पादन हुआ और
उत्पादन इन्होंने किया, साधनों ने किया, तो नेचुरली उन साधनों की इनकम भी जनरेट हो गई। और किस रूप में जनरेट हो गई? मजदूरी, लगान, वेतन, ब्याज, लाभ, इस रूप में इनकम का क्रिएशन हुआ, ऐसे कहें इसको। तो इन वस्तुओं का उत्पादन हुआ, तो यहां पर मजदूरी, वेतन, लगान, लाभ, ब्याज, इस प्रकार से ये आय का क्रिएशन हो रहा है। किस रूप में? मजदूरी, वेतन, लगान, लाभ और ब्याज। ये कितने रुपए का हो रहा है? इधर 2 लाख रुपए का बराबर। तो 2 लाख रुपए की वस्तुओं का उत्पादन हुआ, ठीक है। उसके फलस्वरूप साधनों की इनकम का क्रिएशन हुआ। कितने? 2 लाख रुपए के बराबर। 2 लाख रुपए के बराबर। अब ये इनकम का क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ इनकम, या आय का सृजन कहें इसको। आय का सृजन हो रहा है। अब चूंकि इन साधनों की आय मजदूरी, वेतन, लाभ, लगान, ब्याज इस रूप में हो रही है, तो ये सभी साधन अपनी आय को ये नहीं कि इकट्ठा करके बैठ जाएंगे, ये लोग फिर मांग करेंगे। किसकी? वस्तुओं सेवाओं की। वस्तुओं सेवाओं की मांग करेंगे। इस अर्थ में यहां देखिए आप, ये वस्तुओं की मांग हो रही है, और कितनी? 2 लाख रुपए के बराबर। ये 2 लाख रुपए की फिर डिमांड करते हैं, अर्थात यहां पर मांग का क्रिएशन हो रहा है। वी कैन से इट इज ए क्रिएशन ऑफ डिमांड। तो इधर क्रिएशन ऑफ डिमांड, क्रिएशन ऑफ डिमांड। तो 2 लाख रुपए की मांग क्रिएट हो रही है, और उस 2 लाख रुपए की मांग की क्रिएट होने से हम लोग जानते हैं कि 2 लाख रुपए की वस्तुओं का उत्पादन हुआ था पहले इकोनॉमी के अंदर, और वो वस्तुएं सेवाएं जब बाजार में बिकने को आती हैं तो उसका नाम होता है सप्लाई। तो इस अर्थ में 2 लाख रुपए की वस्तुओं की जो पूर्ति है, वस्तुओं की पूर्ति कितनी? 2 लाख रुपए के बराबर। ये एक्चुअली बाजार में पहले से ही अवेलेबल है। 2 लाख रुपए की वस्तुओं की जो सप्लाई है वो पहले से बाजार में अवेलेबल है, और 2 लाख रुपए की इधर डिमांड की जा रही है, यहाँ मांग का क्रिएशन हो रहा है, और ये 2 लाख रुपए की जो पूर्ति है वो पहले से बाजार में अवेलेबल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, बिकॉज 2 लाख रुपए की वस्तुओं की मांग हम लोग कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की वस्तुओं की पूर्ति पहले से बाजार में अवेलेबल है। तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है। इस प्रकार का मानना था प्रोफेसर जेबीसे का। तो जेबीसे की कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और बता दूं। प्रोफेसर जेबीसे का मानना था अपनी थ्योरी के अंतर्गत कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्वयं संचालित है। इकोनॉमी जो है बिल्कुल स्वयं संचालित है और किसी प्रकार का गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। और उन्होंने कहा कि असंतुलन इकोनॉमी के अंदर नहीं आता है, अगर आता भी है तो वो बिल्कुल अस्थायी किस्म का होता है और समय अनुसार स्थिति सामान्य हो जाती है। इस प्रकार का मानना था प्रोफेसर जेबीसे का। और जेबीसे ने यह कहा कि चूंकि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन, जनरल ओवर प्रोडक्शन कभी नहीं होता। अगर मान लीजिए हो भी गया, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की स्थिति आ भी जाती है, तो उस केस में क्या होगा? माना कि अति उत्पादन की स्थिति आ गई, अति उत्पादन की स्थिति आ गई, तो अति उत्पादन ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो उस केस में क्या होगा? प्राइसेस विल गो डाउन, कीमतें जो हैं वो गिरने लगती हैं। प्राइसेस विल गो डाउन, और प्राइसेस विल गो डाउन। इफ प्राइसेस विल गो डाउन देन ऑटोमेटिकली डिमांड विल गो अप। प्राइसेस यदि गिरती हैं तो डिमांड हम लोग जानते हैं क्या होती है? बढ़ती है। तो डिमांड बढ़ने लगती है, वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड बढ़ने लगती है। तो यही चाह रहे हैं। तो डिमांड जब बढ़ती है और चूंकि अति उत्पादन यानी कि सप्लाई बढ़ी हुई है, यहां पे क्या है? सप्लाई बढ़ना,
भाई अति उत्पादन होगा तो सप्लाई बढ़ेगी बाजार में। अति उत्पादन का मतलब सप्लाई बढ़ना, और सप्लाई बढ़ेगी और यहाँ पे प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ जाती है, तो वो बढ़ी हुई डिमांड जो है वो उत्पादन का खपत कर लेती है। तो इस अर्थ में अति उत्पादन की स्थिति नहीं आती, ये मानना था प्रोफेसर जेबीसे का। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि जनरल ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होता है इकोनॉमी के अंदर, जनरल ओवर प्रोडक्शन भी नहीं होता है। और उन्होंने बताया कि माना कि सामान्य बेरोजगारी इकोनॉमी के अंदर है, ओवर प्रोडक्शन, ओवर जनरल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, तो सामान्य बेरोजगारी की स्थिति है मान लीजिए। और सामान्य बेरोजगारी की स्थिति का मतलब क्या होता है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बढ़ गया है। सप्लाई ऑफ लेबर, इसका नाम दूसरा क्या है? सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की पूर्ति जो है वो बढ़ चुकी है। श्रम की पूर्ति का मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या या काम करने के लिए तैयार लोगों की संख्या का ज्यादा होना, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, और दैट मीन्स सप्लाई ऑफ लेबर ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें हैं। तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ गया है, और सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ गया है सामान्य शब्दों में इसका मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है बाजार के अंदर। तो फिर क्या होगी? मजदूरी की दर जो है वो गिरती है, मजदूरी की दर गिरती है, मजदूरी की दर गिरने लगती है। और मजदूरी की दर जब गिरती है तो कोई भी शासी पहले की अपेक्षा अब अधिक लोगों को काम दे पाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो पहले की अपेक्षा एक से अधिक लोगों को काम दे सकता है, कारण मजदूरी गिर गई है। तो इस प्रकार इस रूप में बेरोजगारी खत्म की जा सकती है, इस प्रकार का मानना था प्रोफेसर जेबीसे का। तो दूसरी बात, एक इकोनॉमिक्स थे प्रोफेसर पेगु। प्रोफेसर पेगु ने बताया, प्रोफेसर पेगु का मानना था कि इकोनॉमी के अंदर, उन्होंने जेबीसे के नियम को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा प्रोफेसर पेगु ने कि इकोनॉमी के अंदर कभी भी जनरल अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति नहीं होती है। अगर होती भी है तो ये अल्पकालिक होती है और दीर्घकाल में स्थिति सामान्य हो जाती है। इस प्रकार की बात वो कर रहे थे पेगु। तो उन्होंने बताया कि यदि बेरोजगारी है भी तो पेगु का मानना था कि आप मजदूरी की दर में कमी कर दीजिए, मजदूरी की दर में कमी कर दीजिए। अगर बेरोजगारी है और उसको यदि खत्म करना है आपको, तो मजदूरी की दर में, वेजेस में कमी कर दीजिए, इस प्रकार का मानना था। तो वेजेस में कमी कर देंगे तो गिरी हुई मजदूरी के ऊपर आप पहले की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों को रोजगार दे सकते हैं, इस प्रकार का मानना था। लेकिन इसका क्रिटिसिज्म किया है नोबेल प्राइज विजेता प्रोफेसर जेएम किन्स ने। उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी का ये जो हल है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मजदूरी में कमी करके आप बेरोजगारी को खत्म करना चाह रहे हो, ये ठीक नहीं है, बल्कि ये इसका अच्छा उपाय नहीं है। ये तो ऐसा करके तो आप उल्टा बेरोजगारी को बढ़ा रहे हो। उन्होंने इस प्रकार की बात की क्रिटिसाइज करते हुए। कारण तो किन्स ने बताया कि यदि मजदूरी में कमी आप लोग करते हैं, मजदूरी में कमी करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की इनकम कम होगी, और लोगों की इनकम कम होती है तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों की मांग कम होगी, डिमांड कम होगी। और जब डिमांड कम होगी तो नेचुरली अति उत्पादन की स्थिति आएगी, जनरल ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आएगी, और उसके परिणाम स्वरूप पुनः बेरोजगारी बाजार में आ सकती है। इस प्रकार का मानना था प्रोफेसर जॉन मेनार्ड किन्स का। तो इस प्रकार से क्लासिकल इकोनॉमिक्स का यह मानना था कि इकोनॉमी के अंदर कभी भी अति उत्पादन, सामान्य बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती। अगर होती भी है तो ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म में होती है और दीर्घकाल में स्थिति सामान्य हो जाती है। इस प्रकार की बात प्रोफेसर जेबीसे अपने बाजार के नियम के अंतर्गत करते हैं। थैंक यू।